very warm welcome to News Edge with Faria Dries. साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंस में इंसाफ मिलने का वक्त करीब आ गया है। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां इवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है और साथ ही 27 नवंबर को दलाइल भी तलब कर लिए हैं। आज एक बार फिर नैब प्रोसिक्यूटर का रवैया सवालात खड़ा करने का बाइस बना। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए के लिए कई घंटे का वक्त मांगा हुआ था, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यकीन दिलाया कि उनके दलाइल सिर्फ आधे घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि नैब प्रोसिक्यूटर आधे घंटे के दलाइल में नवाज शरीफ को मुजरिम साबित करने की कोशिश करेंगे या फिर उनका जोर नवाज शरीफ की बेगुनाही की एक प्रूफ देने पर सर्फ होगा। आज इस केस की समाअत में मजीद हुआ क्या, इस पर भी एक नजर डालते हैं। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील से पूछा कि आपको दलाइल के लिए कितना वक्त चाहिए होगा। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि शरीक मुल्जिमान के खिलाफ इवनफील्ड रेफरेंस में मेरिट पर फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में शरीक मुल्जिमान की बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। बरियत का फैसला चैलेंज ना होने के बायस वो हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं मरियम नवाज की अपील सुन चुका हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन चुके हैं। अल-अज़ीज़िया में सिर्फ सजा मुअत्तली का मामला देखा था। आप कुछ वक्त के लिए अल-अज़ीज़िया को भूल जाएं। इवनफील्ड में आपको 6 से 8 घंटे दलाइल के लिए दरकार होंगे। चीफ जस्टिस ने नैब से भी पूछा कि नैब को वक्त कितना चाहिए। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे दलाइल आधे घंटे के होंगे, हमें सिर्फ कानूनी नुकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आइंदा पीर को समाअत के लिए दिन मुकर्रर कर देते हैं और ज़रूरत पेश आई तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या लग रहा है हमें, अपीलों की समाअत हाई कोर्ट में जारी है नवाज शरीफ साहब की, क्या नैब प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी की बुनियाद पर हम अब ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द बरी हो जाएंगे नवाज शरीफ? शुक्रिया फरिया। देखिए, यही सबसे बड़ा मसला है कि किसी गवर्नमेंट में नैब होती है तो उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हुकूमत तब्दील हो जाती है तो नैब का रवैया भी तब्दील हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि कल जो नैब की पोजीशन थी वो पोजीशन सही थी या आज जो नैब पोजीशन ले रही है वो पोजीशन सही है। और मैंने ड्यूरिंग द हियरिंग भी जो चीज़ें देखी हैं, ज़ाहिर है मैं उधर तो नहीं मौजूद हूँ, लेकिन जो चीज़ें छपी हैं या जो हम टेलीविज़न पे देखते हैं, कहीं मुझे ये नहीं लगा कि नैब को ग्रिल किया गया हो। ग्रिल मींस कि नैब से पूछा तो जाए कि कल आपने इतना कोई किसी पर एक इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया, स्ट्रॉन्ग इल्ज़ाम लगाया, उस आदमी को आपने बंद रखा, उस आदमी को आपने सज़ा दिलवाई और आज आप जो है आज एक डिफरेंट पोजीशन ले रहे हैं। तो ये ज़ाहिर अल्टीमेटली कोर्ट की वो तो लिमिटेशंस हैं कि अगर एक मैंने केस फाइल किया है और मैं केस विड्रॉ कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है कोर्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये पूछा ज़रूर जाना चाहिए। कल जो नैब ने केस बनाया था वो क्यों इतना स्ट्रॉन्ग था। कल तो कहा जाता था कि ओपन एंड शट केस, आज एक मुख्तलिफ पोजीशन ली जा रही है। तो मेरे ख्याल में अगर हमने इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, नवाज शरीफ साहब के साथ अगर जाती हुई है तो बिल्कुल उनकी अपील जो है सुननी भी चाहिए और उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर कल केस मजबूत था नैब के बकौल तो नैब से ये तो पूछना चाहिए कि आज कैसे इतना कमज़ोर हो गया। कल क्या मैनिपुलेशंस हुई थी, और अगर कल मैनिपुलेशंस हुई थी और कहीं दबाव था तो नैब अफसरान को बुला के उनका एहतसाब तो होना चाहिए। जब आप नैब को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो किसी का भी एहतसाब कर सकती है, फिर नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इस तरीके से अगर हम चले, कल फर्ज करें कल जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बजाय कोई और हुकूमत बन जाती है और उसका नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून से झगड़ा हो जाता है, तो यही नैब जो है वो बदली हुई नज़र आएगी आपको। फिर यही मुकदमात जो है वो बड़े मजबूत नज़र आएंगे आपको। तो मेरा ख्याल है ये जो साइकिल है इसको ख़त्म होना चाहिए अनटिल अनलेस वरना हम किसी भी उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। यही होगा कि कल आती है कोई भी हुकूमत आती है, वो पुराने केसेस खोल देती है,
फिर नई हुकूमत आती है, वो केसेस बंद कर देती है और अदालतें जो है वो रहती हैं। राइट, सो मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस केस में नैब का रवैया आपको कैसे नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है, वो तो प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो ये भी कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत बनाएंगे। राना साहब ने जो उनकी नशिस्तें हैं उनकी तादाद भी बना दी है। सो हाउ लाइकली इज़ इट कि ये सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे प्रिडिक्ट करें? अभी तक तो जो जो उन्होंने कहा हुआ है वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस नैब के हवाले से कमेंट, मेरा तबसरा ये होगा कि आज गालिबन अखबार में मैंने ये खबर पढ़ी कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक ऑनरेबल जज साहब जिनके बारे में एक दरख्वास्त दी गई थी, वो दरख्वास्त वो गलत पाई गई, तो उन्होंने कहा और ठीक कहा उन्होंने कि क्योंकि उनके बारे में एक तासुर पैदा हुआ, एक डेफिनेशन हुई, तो वो अपना ये राइट तस्वर करते हैं कि तमाम की तमाम जो प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो पब्लिक की जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि उनके ऊपर किस तरह से इल्जाम गलत तरीके से लगाया गया। तो जहन में ख्याल पैदा हुआ कि जाहिर बात है जज साहब ने ये बिल्कुल मुनासिब समझा और ये बात ठीक थी, लेकिन ये हम सियासतदानों के बारे में ऐसा रवैया कभी क्यों नहीं इख्तियार किया जाता। कभी केसेस बनते हैं, एक मुजरिम बना के आप एक शख्स को कौम के सामने पेश कर देते हैं और फिर उसके बाद कोई परवाह नहीं होती कि उसकी डिग्निटी पे, उसके ऑनर पे क्या दाग लगा, लेकिन फिर आप इवेंचुअली उसी शख्स को उससे ग्राइंड से गुजारते हैं और फिर 4-5 साल बाद जब हालात तब्दील होते हैं तो फिर आप उसको कहते हैं कि जी कि नहीं आप तो ठीक थे। तो इसमें हमारे सामने ऐसे वाकयात भी मौजूद हैं, जिस तरह क्या एक मौजूद है मरहूम का कि जो प्रोसिक्यूशन थी नैब की, इट लेड दैट ऑनरेबल जेंटलमैन टू द पॉइंट वेयर ही कमिटेड सुसाइड। तो इन चीजों पे हम कभी हमने इन चीजों को हम समझते नहीं है, इन चीजों के बारे में हम सेंसिटिव नहीं है कि जिन लोगों के साथ ये गुजरती है, जिन पे इल्जामात लगते हैं और गलत इल्जामात लगते हैं, उन पर क्या गुजरती है, उनके खानदान पर क्या गुजरती है। बाहर तौर जहां तक आपने मियाँ साहब का जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून का जिक्र किया, तो मुस्लिम लीग नून तो आप जाहिरी हमें लग ऐसा ही रहा है जाहिरी तौर पे कि तमाम का तमाम इस वक्त जो स्ट्रक्चर है वो उनको हुकूमत में लेके आने की कोशिश कर रहा है। एक डील बज़ाहिर नजर आ रहा है कि हो चुकी है और आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो उनके ऊपर ऑलरेडी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि इस माहौल में कि जहाँ पर पहले से ये भी तय हो रहा है कि ओहदे किसके पास कौन से जाएंगे, सूबों में कौन वज़राए आला होंगे, वहां पर हुकूमतें किसकी होंगी, तो इतनी बड़ी इलेक्शन की एक्सरसाइज कराने का फायदा क्या है फिर? 80 से 90 अरब रुपया आप कौम का खर्च करेंगे टैक्स पेयर्स का, जबकि फैसले आप बंद कमरे में बैठ के कर चुके हैं। तो ये दायरों का एक सफर है जो पाकिस्तान में जारी है पिछले 76 सालों से, कोई तब्दीली नहीं आ रही। 2018 में जो इफ यू अलाउ मी, क्योंकि आप पंजाब की सियासत को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, आप कोशिश कर रहे थे कि अपनी जमात एक अलहदा बनाई जाए, वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कॉल हो गए, आपको लगा कि इतना वक्त नहीं मिल सकेगा। एक नई जमात और ऐसे काम पाकिस्तान पार्टी, हम एकदम से देख रहे हैं कि एक जोर पकड़ रहा है, लोग वहाँ जा रहे हैं। व्हाट्स योर एस्टिमेट, पंजाब की सियासत में क्या एक्स फैक्टर होगा इससे काम पाकिस्तान पार्टी का? इज इट द न्यू PMLQ? कहाँ पे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, बतौर सियासतदान मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि लोग गायब होते हैं और फिर वो सारे लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के ड्राइंग रूम से बरामद होते हैं। तो मुझे बतौर सियासतदान और नहीं पसंद आ रहा, लोगों को भी शायद पसंद नहीं आ रहा होगा। इस तरह के तजर्बे पाकिस्तान में पहले हो चुके हैं और जिस तरीके से किया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, अलीम खान साहब, ओन चौधरी साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये क्या लेगेसी अपने बारे में वो कायम कर रहे हैं? अगर लोग वाकई उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनके विजन की वजह से, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से, तो वेल एंड गुड। लेकिन ये मशकूक सर्कमस्टांसेस में जो सियासतदान बरामद हो जाते हैं एकदम से उनके ड्राइंग रूम से, तो ये उनके बारे में भी कोई अच्छा तासुर लोगों में नहीं छोड़ रहा। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस्तेहकाम के टिकट के ऊपर जो लोग कंटेस्ट करेंगे, -15,000 से तो कम से कम वो शुरू करेंगे, क्योंकि ये तासुर जो लोगों में फैला है
ये तासुर अच्छा नहीं है। सीट एडजस्टमेंट्स अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तो हो सकता है कि कुछ सीटों पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की पोजीशन में हो उनके कैंडिडेट्स, लेकिन उसके अलावा अवामी पजीराई तो मुझे इतनी नजर नहीं आती। राइट, हाउ डू यू लुक एट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मजहबाज साहब, कंसिडरिंग कि खुद अभी कुछ दिन पहले फैसल वाडा साहब ने हमें हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो तो सीट एडजस्टमेंट देख रहे हैं PMLN की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी एक ग्रुप है जो समझता है कि PMLN के साथ ही मिलकर चलना चाहिए, एक है जो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। आपको क्या लगता है, विल इट परफॉर्म इन द नेक्स्ट इलेक्शन? देखिए फरिया, ये इलेक्शन जो है ना, ये इलेक्शन ही क्या, पिछले चंद सालों में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है ना वो मिडिल क्लास की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अभी मैं बहुत से MPs MNAs से गुफ्तगू कर रहा था जो पहले भी रहे हैं, वो रहे हैं। इन दी लास्ट 4-5 ईयर्स जिस तरह की महंगाई हुई है, तो वोटर्स को फैसिलिटेट करने की भी डिमांड्स बहुत ऊपर चली गई हैं। एक प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस के लिए, मैं प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई कैंडिडेट लड़ रहा है किसी पार्टी का, तो पार्टी खुद तो पैसे नहीं देती, वो कैंडिडेट को ही खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा कम हुआ है, हमने कुछ जमातें हैं जैसे MQM थी, माजी की MQM थी, या जमात इस्लामी है जो अपने कैंडिडेट्स को फंड करती हैं। अदरवाइज इस वक्त जो इलेक्शंस हैं वो एक मिडिल क्लास का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया चाहिए होगा। आप एक कॉर्नर मीटिंग करते हैं, उसके सब रेट्स देखें, लोग अब जो है वो आपको लोगों के लिए मिनरल वाटर की बॉटल्स भी रखनी पड़ती हैं, खाना भी देना पड़ता है, टेंट का खर्चा देख लें, कुर्सियों का खर्चा देख लें, झंडों और बैनर्स के रेट्स देख लें, और ये रेट्स आगे जाके और ऊपर होंगे जैसे जैसे इलेक्शन होंगे। ऐसे में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा है। पार्टियां भी आपको सबसे पहले तो अपनी पार्टियों को पैसा देना होता है। आप नॉमिनेशन फॉर्म, जब आप पहले एप्लीकेशन के लिए पैसा देना होता है जो नॉन रिफंडेबल होता है, फिर आप इलेक्शन में अगर आपको टिकट मिल गया तो पैसा खर्च करना पड़ता है। अब मुझे बताएं कि ये इलेक्शन तो फिर मिडिल क्लास का इलेक्शन ही नहीं रहा, ये इलेक्शन अब अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास का इलेक्शन है। जो लोग इस वक्त एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो जाहिर है वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि वो पार्टी उन्हें किस तरह जो है फंडिंग करेगी। जो अमीर लोग हैं, जो फ्यूडल्स हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने मादी की हुकूमतों को सर्व किया, मुख्तलिफ हुकूमतों को, वो सिर्फ ये देखते हैं कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है, कौन सी पार्टी जो है वो उसको जो है वो लाडले का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसको जो है वो बैकिंग हासिल है, तो वो उसका रुख करते हैं। वहाँ उनको पैसा भी मिल जाता है, वो उन्हें उम्मीद हो जाती है कि चलो इलेक्शन लड़ने के लिए हद तक तो पैसा मिल गया है। तो ये इस नो मोर जेंटलमैन गेम नाउ। अब ये you thought it was a gentleman's game for some time. अब जो सूरत हाल है उसमें एक खुला मैदान है, सारे जो है अमीरों के दरमियान मुकाबला है। उन अमीरों में से कुछ अमीर जीत जाएंगे, कुछ अमीर हार जाएंगे, गरीब कोई नहीं होगा। राइट, ठीक है, इस सिस्टम इस तरफ जा रहा है। आपने री इमेजिनिंग की बात की थी मुस्तफ़ा साहब, बट री इमेजिन की जब बात करें तो 18वीं तरमीम पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी पार्टी रही है पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ने कहा इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जबकि पहले डॉन ने रिपोर्ट किया कि PMLN अपने मंशूर में डालेगी इसमें तरमीम लाने के लिए। आज इसहाक डार साहब ने क्लैरिटी दी है, बट देयर विल बी सम चेंज प्रपोज्ड बाय देम। आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? देखिए, एक ये गुफ्तगू 18th अमेंडमेंट पर बड़े जोर शोर से की जाती है कि NFC अवार्ड की जो दोबारा रिकन्फिगर उसको किया गया, तो वफाक के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वफाक अपना कर्जों के ऊपर सूद भी अदा कर सके। तो उसके ऊपर असल जो इशू है 18th अमेंडमेंट में, वो NFC ज़ेरे बहस आता है कि सूबों का जो शेयर है उसको कम करना चाहिए।
लेकिन इस पे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जिस तरह खुर्रम हुसैन साहब हैं, उनका एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा था कि जिसमें उन्होंने बाकायदा फिगर्स कोट की कि अगर वो सूबों का शेयर है उसको दोबारा नए असर नौ रिकन्फिगर भी किया जाता है तो उससे वफाक को सिर्फ इतने ही पैसे अवेलेबल होंगे 600-700 अरब रुपए कि जो इस इतने बड़े उसमें जो हमने सूद अदा करने, कर्जों की जो सारी बात है वो जाया हो जाएंगे। इतनी फिस्कल स्पेस आपको इवेंचुअली मिलेगी ही नहीं, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सूबे हैं बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इवन पंजाब, वो उस पर जरूर मोतरज होंगे। अगर हमने इस चीज को ठीक करना है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को बजाय इसके कि वो जो पैसा सूबों में जा रहा है उसके ऊपर नजर जमा कर बैठे, फेडरल गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपनी जो किटी का साइज है उसको बढ़ाए, अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करे, अपने जो लॉसेज हैं उनको कम करे। जब आप उस तरफ जाते नहीं और आप पहले ही सोच लेते हैं कि आपने सूबों का शेयर कम करना है तो उसके ऊपर फिर एक सूबों के अंदर से आवाज तो उठेगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो मुल्क के अंदर जरूरत है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। बट क्विक क्वेश्चन, कैन वी री-इमेज और रीथिंक अ फेडरल स्ट्रक्चर? ये भी तो उसकी दूसरी तरफ हो सकती है। मे बी यू डोंट नीड सच अ ह्यूज फेडरल स्ट्रक्चर अगर आप प्रोविंसेस को एम्पावर करें। जी ऑफ कोर्स, देखिए ना कि ये अब एक मज़ाक़ खेज सी बात है कि जब 18th अमेंडमेंट की गई तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का जो साइज और एक्सपेंडिचर था वो आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि आपने अपनी सारी मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, वो आपने बहुत ज्यादा सूबों को डिवॉल्व की, और होना तो उससे ये चाहिए था कि वफाकी हुकूमत का खर्चा कम होता, लेकिन आज वफाकी हुकूमत का खर्चा भी बढ़ चुका है और जो लोग उसके पेरोल पे थे वो भी बढ़ चुके हैं। राइट, सो हमें इस सारे if you allow me, over to you मज़हर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है सवाल से? It looks like back to the future, दोबारा 18वीं तरमीम पे बात करें हम। परिया बड़ी मज़ाक़ खेज सूरत हाल है और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी जिम्मेदार हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं। जब 18वीं तरमीम के तहत जो वजारतें सूबों में चली गईं उसके वफाकी वजीर क्यों हैं? जी, अगर तालीम जो है वो सूबाई मसला है तो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर क्यों हैं? बट एक सेंट्रल पावर होनी नहीं चाहिए मज़हर साहब टू कीप एवरीथिंग इक्वलाइज्ड? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वीक सेंटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट्स होने चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट्स हों। वो फेडरेटिंग यूनिट्स ने 18वीं तरमीम के बाद सूबों में कौन सी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं? तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पूछना चाहिए। आप जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है विफाक में। अब ये डिपेंड करता है कि कोई जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो किस तरह एक्ट करते हैं, लेकिन ये तो है ना कि कम से कम एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है और वो गवर्नमेंट ऑफ द डे से सवालात कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि सिंध में क्यों नहीं है? सिंध में आज तक जो है वो प्रोविंशियल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो अपोजिशन का क्यों नहीं होता, लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं होता? वो पार्टी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती है, जो 18वीं तरमीम की बात करती है, उससे उनमें से किसी से ये पूछ ले कि क्यों नहीं है, विफाक में क्यों है और इसी के तहत है विफाक में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, यहाँ क्यों नहीं होता? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं होता? ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, लेबर मिनिस्ट्री वो चली गई है सूबों में, तो फेडरल लेबर मिनिस्टर क्यों हो? हेल्थ मिनिस्ट्री वो चली गई है सूबे में, तो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर क्यों हो? ये फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों हो? फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्यों हो? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों हो? सो इन एसेंस हम एग्री करें हैं मुस्तफा साहब की बात से? नहीं, मैं तो ये चीजें तो देखिए, ये चीजें अगर ये 18वीं तरमीम नहीं, अगर सूबाई खुदमुख्तारी का मसला आप पाकिस्तान बनने के फौरन बाद हल कर देते तो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता ही नहीं। क्या इशू था? यही तो इशू था कि आप जो है एक मेजॉरिटी प्रोविंस को आप एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे, एक मेजॉरिटी व्यू को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। ना 54 में आप तैयार हुए जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दिया इलेक्शन में, तो उस वक्त आपने उनकी हुकूमत, जगतू फ्रंट की हुकूमत गिरा दी, असेंबली तोड़ दी।
जब 70 में वो मेजॉरिटी ले गए तब आपने मुल्क तोड़ दिया। तो चीज़ ये कि हमारी अप्रोच जो है वो हम शायद खाकान साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर या मिफ्ता इस्माइल री इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन पाकिस्तान। क्या ये रियासत इसलिए बनी थी? क्या ये पाकिस्तान स्टेट है या पाकिस्तान? राइट, अगर इजाज़त दें मुस्तफ़ा साहब, सो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की इस वक्त साइड ले रहे हैं या उसके साथ खड़े हैं? देखिए, ये इसको आप एक पार्टी का मौक़िफ़ ना कीजिए, इसको पाकिस्तान को आगे और स्ट्रेंथन करने का मौक़िफ़ कीजिए कि जिसमें जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, जहां पर सूबों की अब जो असल मकसद था डेवोल्यूशन का, उसको सूबों ने जरूर डिफीट किया है। हमें ये बात भी करनी चाहिए कि डेवोल्यूशन हो गई प्रोविंसेस में, लेकिन आगे डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन में कोई वहां पर डेवोल्यूशन नहीं की गई। सूबों ने अपने जो टैक्स का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। उनको जो वफाक से रकम मिलती है वो उसी को खर्च करते हैं, और प्रोविंशियल टैक्सेशन या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो अभी मजहर साहब बात कर रहे थे वो सूबों ने नहीं किए। तो ये हमारे यहाँ जो गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो सिर्फ इसी चीज से नहीं जुड़े हैं, उसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं। हमें जरा पाकिस्तान की सियासत ऐसी है, उसके अंदर ऐसी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं कि हमें इस मौके पे, जहाँ पे पहले ही हम बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हैं, वहां पे हमें ये नए डिबेट्स खोलने की जरूरत नहीं है जो सूबों के लिए बहुत सेंसिटिव है। हमें कंस्ट्रक्टिवली इस चीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत किस तरह अपने खर्चे कम कर सकती है, अपनी आमदन को बढ़ा सकती है, टैक्स बेस को बढ़ा सकती है, प्रो बिजनेस पॉलिसीज लेकर आ सकती है, बजाय इसके कि हम सूबों के उसके ऊपर जाएं। और सूबों को ये पुश करना चाहिए। राइट, आई हैव जस्ट वन लास्ट मिनट मज़ीद साहब। सो अब पीएमएलएन को क्या वजह हुई है इसके बारे में बात करने के लिए? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मुझसे पूछ रही हैं जी मज़ीद साहब, आई हैव 1 मिनट। देखिए, मैं तो एक, जिसे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब बात कर रहे थे, ये बात ठीक है। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान की हुकूमतों का मसला गवर्नेंस है। और गवर्नेंस क्यों है? क्योंकि जो लोकल बॉडीज हैं वो हमने मजबूत नहीं की। ये तय करना होगा कि प्रोविंशियल और कौमी असम्बली के अरकान का काम जो है वो सड़कें बनाना नहीं है, कानून साजी करना है। यस, गवर्नेंस की मिसालें अगर आप स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज लेंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। कोई नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, XYZ हो, ये लोग लोकल बॉडीज को मजबूत नहीं देखना चाहते। ये लोग लोकल बॉडीज को मजबूत नहीं कर सकते। आई थिंक ये दिस इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग जो आपने भी बात की है। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट जेंटलमैन। हम फिर आइंदा आने वाले दिनों में इस पर मजीद बात करेंगे क्योंकि अब ये डिबेट स्टार्ट हो गई हुई है। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल ट्रायल के खिलाफ सरबराह तहरीक इंसाफ की दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली है। 2 रुकनी बेंच ने जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के फैसले में जेल ट्रायल को कल अदम करार दिया गया, ताहिम जज की तैनाती और खुसूसी अदालत के क़याम को दुरुस्त करार दे दिया गया है। इस फैसले के बाद सरबराह तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर आयद फर्द जुर्म गैर कानूनी करार पा गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। जेल में ट्रायल उसी वक्त किया जा सकता है जब वो ओपन कोर्ट के तकाजे पूरे करे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। 29 अगस्त से आज तक जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। खुसूसी अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त तरीके कार से हुई है। एक जानिब हम ये कह सकते हैं कि क्या वक्ती तौर पे रिलीफ मिला है, दूसरी तरफ इलेक्शन कैंपेन में पीटीआई कहाँ पर खड़ी है। बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जल्द से भी करी है। आज भी दीर में बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि अब नौजवानों का वक्त है। लेट्स वॉच हिम। आपने पीटीआई का भी असल चेहरा देख लिया है, आपने महंगाई लीग का भी
असल चेहरा देख लिया है, अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। चाहे नून लीग का हुकूमत हो या पीटीआई का हुकूमत हो, इन्होंने गरीबों को कोई रिलीफ पहुंचाया है? हमारे जो दूसरी जमातें हैं उनका इरादा है कि ये 18वीं तरमीम को खत्म करें। इसका कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो तो इलेक्शंस तो नहीं जीतेंगे, मगर हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे और जीत के जो है हम सही मानों में जो 18वीं तरमीम है, जो NFC अवार्ड है, उस पर अमल दरामद करेंगे। नईम पंचोली साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपकी आज मुलाकात भी हुई है जेल में पीटीआई चेयरमैन से। क्या ये रिलीफ है आज के दिन को, आप ऐसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आज मुलाकात हुई है वहाँ पर। आज बेसिकली अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो नैब है उसने रिमांड के लिए इस्तदा की, और इससे पहले भी जब 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया था तो उस वक्त भी रिमांड लिया गया था, 7 दिन का मंजूर हुआ था और इंटरोगेशन सारी हो चुकी थी। बार बार बुलाकर भी वही सवालात किए गए। आज भी यही इस्तदा की गई कि जो डोनेशन वाली वो डीड है वो हमें जी ओरिजिनल चाहिए, जिसकी कॉपी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। और वो भी ये कहा गया है वहाँ पर अदालत में कि अली ज़फ़र साहब के पास ओरिजिनल जो है वो डीड है, वो दे देंगे। इस बुनियाद के ऊपर घंटों घंटों सवाल करना कि डीड किधर है, डीड, अगर एक बंदा कह दे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और बाकी इसकी कॉपी जो है ओरिजिनल मैं दे देता हूँ। कोर्ट की प्रोसीडिंग तो ऐसे ही होती है? नहीं, कोर्ट की प्रोसीडिंग ऐसे नहीं होती। आप रिमांड लेते हैं और रिमांड के लिए कोई एक वजह बतानी होती है कि किस बुनियाद के ऊपर आप फिजिकल रिमांड लेना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या सवालात करने हैं या क्या चीज़ बरामद करनी है। पैसे वो जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, अलकादर ट्रस्ट वो जिसके डॉक्यूमेंट्स सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं और उसके अंदर भी वो कोई बेनिफिशियरी नहीं, तो क्या चीज़ बरामद करनी है? कोई पिस्टल बरामद करना है उस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, तो वो रिमांड होता है, रिलीफ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, ये तो हो गया अलकादर ट्रस्ट। अब जो आपने साइफर केस की बात की, पहले तो ये कहा जाता था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा है जी, तो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी ये वो। अब अलकादर ट्रस्ट केस वो भी इन कैमरा ही चल रहा है। अब आप दूसरे लगा लें कि दहशतगर्दी के जो मुकदमा दर्ज हैं इमरान खान साहब के ऊपर, वो भी इन कैमरा ही आज बेल्स की समाअत हुई। इससे पिछली डेट के ऊपर भी इन कैमरा समाअत हुई। तीसरे नंबर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, आप ये देख लें कि एक चीज़ वाज़ह क्लियर हो गई कि पहले 9 मई को अगवा किया गया और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी ये सारे गैर कानूनी काम किए गए, गैर कानूनी तौर पर एक ऑर्डर ऐसे ऐसे चंद मिनटों के अंदर सामने मंजर आम पे आए, जो कि वाज़ह तौर पर ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को, साहब का वज़ीर आज़म को टारगेट किया जा रहा है। हर एक नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया है और वो कलअदम करार दिया जाना वो बड़ा वाज़ह तौर पर ये साबित कर रहा है कि किस तरह इन्होंने गैर कानूनी काम इतनी जल्दी के अंदर पहले छुपा के गिरफ्तारी की, फिर छुपा के रिमांड हुआ। 15 तारीख को यह FIR दर्ज होती है, 16 तारीख को छुपा के रिमांड लिया गया। रिमांड का तरीका ये होता है कि उस एक्यूज को अदालत में पेश करना होता है। कोई अदालत नहीं लगी। 21 या 22 तारीख को अदालत से जाकर हम पूछते हैं कि क्या इमरान खान साहब का रिमांड हो गया साइफर केस के अंदर, तो उन्होंने कहा जी मीडिया का दौर है, ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना हो कि उनका रिमांड हुआ हो। जब 30 तारीख को खान साहब से मिले हैं तब पता चला है, उन्होंने बताया उनसे पूछ के कि आपको कोई पता है कि रिमांड आपका, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। ना गिरफ्तारी का पता, ना रिमांड का पता, गवाह कौन है, साइफर की कॉपी साथ लगी नहीं है, चालान के साथ जो डॉक्यूमेंट्स जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग थे वो हमने उनको कहा, और जो रूल्स हैं इसके हवाले से कि कैसे फॉरेन ऑफिस से साइफर आता है PM ऑफिस में और कैसे वापस जाता है, उसके ऊपर पूरे रूल्स हैं। उसकी कॉपी के लिए हमने कहा तो उन्होंने कहा जी वो भी सीक्रेट है। तो ये कैसा सीक्रेट है जिसके अंदर हर ऑर्डर ही गैर कानूनी किया गया, और जो है स्टेट उसने कैसे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जो कि वाज़ह नज़र आ गया इस केस के अंदर, फैसले के अंदर जो चीज़ जाहिर कर रही है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, सहाफ़ियों की, वकला की, हर एक की वहाँ पे एक्सेस हो। यहाँ पर वकला की एक्सेस नहीं है, यहाँ पर सहाफ़ियों की एक्सेस नहीं है, आम पब्लिक की एक्सेस नहीं है। तो ये कैसा ट्रायल हो रहा है? कोई जो है ओके, अगर मुझे इजाज़त है मैं शहरा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, बट कोई क्वेश्चन, कल एक इंटरव्यू आया उसके ऊपर काफ़ी शदीद गुस्सा था PTI को, आप वकील भी हैं बुशरा बीबी के, कोई स्टेटमेंट इसके हवाले से दी PTI चेयरमैन ने या बुशरा बीबी ने? देखिए, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट तो कोई नहीं दी, लेकिन नो डाउट इसके ऊपर पहले भी जब भी बात होती थी या आज भी हल्की फुल्की बात हुई तो उन्होंने कहा कि पता है ये सबको कि किस तरह से ज़बरदस्ती से लोगों से बयानात लिए जा रहे हैं, और नो डाउट वो आपके सामने एक चीज़ भी है कि उनका वीडियो पैगाम आज से पहले का क्या है कि वो किस तरह की गवाही खान साहब और बीबी साहबा के हक़ में दे रहे हैं, और आज अचानक से उनका इस तरह से इंटरव्यू आना, तो जितने ये वादा माफ गवाह या बाकी बना लें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
इद्दत के दौरान निकाह वाला केस यहाँ पर लगा हुआ है जो मुफ्ती सईद साहब ने किया हुआ है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट उसके अंदर भी लेकर ये जाहिर करना चाहते हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है। बात यह है कि कितने केसेस ये बनाएंगे, कितनी तोहमतें ये खान साहब के ऊपर लगाएंगे। हर रोज़ एक नया प्रोपोगंडा लेकर मीडिया के ऊपर ये मीडिया ट्रायल किया जाता है और वो 2-3 दिन के बाद एक्सपोज हो जाता है कि किस तरह से इन्होंने ये हरकत की है। तो ये एक तोहमत लगाना, क्या पीटीआई ने भी कोई इनकी जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम साहिबा के बेटे जो हैं उनके हवाले से कोई ऐसा बयान दिया है? तो किसी के ऊपर आप सियासत करें ना, सियासत के मैदान में सियासी तौर पर जाएंगे और सियासी तौर पर करें। राइट, ठीक। ये एक और, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टॉक्ड अबाउट इंटरव्यू है, बहुत सारे इतराज़ात भी हैं लोगों को उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि मुलाकात हुई तो वी आस्क कि उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया। शायर रज़ा साहबा, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो साहब ने आज खुलकर 18वीं तरमीम के हवाले से बात किया, क्यों कहनी पड़ी उनको ये ज़रूरत? पहले ज़रा देखिए, आज इसहाक डार साहब ने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है सेनेट में। लेट्स वॉच दैट। तरमीम इज नॉट द इशू। एनएफसी की वजह से जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वी शुड कंसिडर एंड ट्राई एंड मेक एन एफर्ट, जो भी हुकूमत हो, कि सूबे अपने ये तमाम काम जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हैं, देखें आइन में तरमीम कोई ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। 8वीं तरमीम भी इसको खत्म किया था, 58(2) भी किया। लकीली आई बीन इन्वॉल्वड इन दीज थिंग्स। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। शायर रज़ा साहिबा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी क्लियरली बात की है, लेकिन इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हो सकती है तरमीम, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगरचे हम कुछ और कह रहे हैं, हम एनएफसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका फरीहा। एनएफसी की अगर बात कर रहे हैं तो ख्वाहिश थी कि पीएमएलएन का 2016 में ड्यू था मई में, और पीटीआई भी, दोनों नहीं कर सकी। पीटीआई का अपने दौरे हुकूमत में ड्यू था। तो अच्छा है कि एनएफसी की बात करें, ताकि जिसकी भी गवर्नमेंट हो वो एनएफसी देने की सलाहियत रखती हो, क्योंकि ये एनएफसी हमने ही दिया था। और इसके अलावा जो 18वीं तरमीम की बात है, ज़ाहिर है बात निकलती है, कहीं ना कहीं बात का शोशा होता है, और ये ख्वाहिश थी कहीं से कि पीटीआई चेयरमैन भी जो हैं वो 18वीं तरमीम और एनएफसी के तरीक़ाकार पे हाथ डालें, हो नहीं सका। अब कहीं और से भी फिर ये बात निकली कि शायद यकीन दहानी कराई गई है, तो फिर बात तो होगी, क्योंकि हर उस पार्टी को जो कि समझ रही है कि कौन सी पार्टी की बात है और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि छोटे सूबों को कैसे अपना किरदार अदा करना है। क्योंकि कल जो डॉन ने खबर दी, डॉन अखबार ने, आपने देखी होगी, यहाँ तो जो डॉन अखबार की खबर है वो कह रही है कि पीएमएलएन अपने मंशूर का हिस्सा बनाने जा रही है 18वीं तरमीम में तब्दीलियों को। देखिए, अब उन्होंने बात बदल दी है और उन्होंने कहा है कि आइन में तो तरमीम, तो ये आइनी तरमीम तो उसमें भी जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठती हैं और 2/3 मेजॉरिटी से फिर ये डिसाइड करती हैं कि क्या तब्दीली होनी है, क्या होना है, फिर होती है। और जिस तरह से ये बात हो रही थी तो फिर उसको बदला गया है, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है, जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई 2012 में, तो 2013 से डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना था, जो उस तरह से नहीं हो सका। और जो कि गुड्स के टैक्स हैं उसको भी हम चाह रहे थे कि हम खुद कलेक्ट करें, सर्विसेज के अलावा। इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जो नहीं हुई, और जो एजुकेशन की और हेल्थ का डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो था वो भी फिर फेडरल में रखा गया। हालांकि फिर ये बात हुई थी कि ये जो हैं ये फेडरल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होंगे, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको नहीं उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। और अब उस पर ये कहना कि आइनी तरमीम, तो आइनी तरमीम में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आपको इस पर पर्दा ढांकना पड़ रहा है तो अच्छा है कि इस पर पर्दा रहे, वरना बहुत सारे आपके साथ जो लोग बिठाए गए हैं। लेकिन ये तो अभी कल खबर आई, फिर आज उसकी क्लैरिटी देने की कोशिश की पीएमएलएन ने, लेकिन बिलावल भुट्टो तो मुसलसल पीएमएलएन पे तनकीद कर रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन में उन्होंने निशाने पे रखा, हमने देखा। लेकिन अतातार साहब ने ये कहा, अतातार साहब ने अपने वर्कर्स कन्वेंशन में कहा कि हमारे दरवाजे पर आएंगे जल्द बिलावल भुट्टो। कल हमने कायरा साहब से पूछा, उन्होंने भी कहा कि हम रूल आउट नहीं कर सकते, हम जा सकते हैं इत्तेहाद में। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अभी तो आप लोग एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं लेकिन इकट्ठे अलायंस में चले जाएं?
फरीहा, फिलहाल तो उन्हें एक ऐसी एमक्यूएम के पास जाना पड़ रहा है जो 3 हिस्सों में है, जिसका एक हिस्सा कहता था हमारा नाम एमक्यूएम नहीं होना चाहिए, पतंग निशान नहीं होना चाहिए, जो अभी अपने आप नहीं मिल सके। फिलहाल तो वो उनके दरवाजे पे गए, और उनके दरवाजे पे गए जिनके लिए मैंने कहा ना कि मरियम साहिबा ने कहा था इनके बाप ने इनको बिठाया है, इनका बाप है कोई और उसने इन्हें बिठाया है। रही बात, तो आपने ही इसरार करके बिलावल भुट्टो साहब को जो है वज़ीर ख़ारजा बनवाया था, और आप ही लोगों की ख्वाहिश थी, और हमने तो सीधा आपके हाथ में बिलावल भुट्टो नहीं बनना चाहते थे वज़ीर ख़ारजा? आप बड़ी पार्टी है, ये आज आप खबर दे रही हैं। ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, किसी ख्वाहिश, देखिए किसी ख्वाहिश का इजहार पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था। डेमोक्रेटिकली राइट PMLN का था कि उनका वज़ीर आज़म हो, लेकिन उन्होंने कहा था, आपकी नॉलेज में होगा कि उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि चेयरमैन बिलावल साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वज़ीर ख़ारजा की जिम्मेदारियां दें, जिम्मेदारियां अदा करें। तो ये बात के कहना कि हमारे दरवाजे पे आएंगे, आप फिलहाल इलेक्शन लड़ने से पहले हर एक के दरवाजे पे जा रहे हैं, हम आवाम के पास जा रहे हैं, हम आवाम से वोट मांग रहे हैं। हम ताकत का नहीं, एक मिनट, हम ताकत का सरचश्मा, देखिए आना अलग बात है, खुद जाके कैंपेन चलाए बगैर कहीं बैठना अलग बात है। आपके पास नहीं आई एमक्यूएम? तो हम तो कैंपेन चला रहे हैं, छोटे छोटे कन्वेंशन कर रहे हैं। देखिए उनके जो लोग हैं उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा है, और उस वक्त छोड़ा है कि जब वो जो हैं MPAs नहीं है, इलेक्टेबल नहीं है, ग्रास रूट के लोग हैं, ग्रास रूट के लोग हैं, मुजम्मिल हों चाहे वसीम भाई हों, ये ग्रास रूट के लोग हैं, आपकी पार्टी छोड़ के आए। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़े अरसे से आपको फॉलो करें हम, आपकी रिजर्वेशंस रही हैं MQM पे थ्रू आउट, कैसा लग रहा है आपको उनको वेलकम करना? देखिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है, हमने नहीं कहा उनसे कि वो अपनी पार्टी छोड़े, उन्होंने पार्टी छोड़ी है और वो आए हैं तो हम वेलकम कर रहे हैं ना। राइट, वो अपनी पार्टी खुद छोड़ के आए हैं, हमने नहीं कहा। ओके ठीक है, सो उन्होंने हमारी कारकर्दगी देखी है। राइट, ठीक है, दैट्स पॉलिटिक्स, बट यही जब PMLN कर रही है, यही पीपल्स पार्टी कर रही है, बट ठीक है, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इस पे नहीं बात कर रही, मैं इस पे बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि आप उन इलेक्टेबल्स के पास गए हैं जिस पे आपकी मरियम साहिबा को एतराज़ था जब वो किसी हमारे साथ बैठे थे कि इनके बाप ने इन्हें बिठाया है। जी, तो अब मुझे ये पूछना है मरियम साहिबा कि उनके बाप ने बिठाया है या बच्चे खुद इस काबिल हो गए हैं? ठीक है, ये हम स्टेटमेंट चला देंगे कभी अगर हमें मौका मिला मरियम नवाज साहबा से कहीं इंटरव्यू करने के लिए। पर नहीं पंचौते साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और केस खारिज करने की दरख्वास्त की समाअत है, कितनी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपको कि एक्चुअली ऐसा होगा? क्योंकि एक आम ये खबर बन गई है या एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि इलेक्शन से पहले नहीं आ रहे चेयरमैन PTI जेल से बाहर। देखें, गुजारिश ये है कि जो प्रोग्राम बनाया गया जो होता हुआ नज़र आ रहा है, जो खान साहब भी कहते हैं कि लंदन प्लान और सारी ये एग्जीक्यूशन उसकी की जा रही है, उसकी वाज़ह कड़ियाँ अगर आप देखें तो बड़ी मिलती जुलती हैं कि किस तरह तोशाखाना केस के अंदर उन्हें सज़ा देकर और खान साहब को फ़ौरन 10-15 मिनट में जो है लाहौर से गैर कानूनी तौर पर, जिसमें मतलब उनके पास ना ऑर्डर था ना कोई चीज़ थी, और दरवाजे तोड़कर जो है उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और इससे पहले भी मैंने 9 मई का जिक्र किया, जिसकी वजह से ही फिर ये पूरे मुल्क के अंदर और आज तक भी PTI को एक वो टारगेट किया जाता है कि बिल्कुल पाबंदी और सारे लोगों को उठा ली जाए और अंदर हर एक को जेल में डाल दिया जाए। गुजारिश ये है कि ये जो साइफ़र केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए हैं, लेकिन साइफ़र केस को अगर देखा जाए जो ज़मानत खारिज हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक ने 2-3 चीज़ें की हैं। एक चीज़, ट्रायल को 4 हफ्तों के अंदर अंदर ख़त्म किया जाए। अब मामला जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल का यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, आप फ़ौरन ही उसके अंदर भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि फ़ौरन जल्दी क्यों, क्या वजह है, किस वजह से? इस वजह से कि तोशाखाना की जो
CMM ने उसमें फ़ाइल की हुई है कि सज़ा तो सस्पेंड हो गई है, तो लिहाजा कन्विक्शन बाकी है, कन्विक्शन को ख़त्म किया जाए। अगर कन्विक्शन ख़त्म होती है तो खान साहब की नाअहली जो है, जो कि एक गैर कानूनी एक ऑर्डर किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस कन्विक्शन के खात्मे के साथ वो जो उनकी नाअहली है वो भी ख़त्म हो जानी थी। तो शायद इसलिए कि वो जल्दी ख़त्म किया जाए, यहाँ पर जल्दी से गवाह सारे करके और सज़ा दी जाए और किसी सूरत खान साहब को बाहर ना आने दिया जाए। एक तरफ हम गए हैं कि उनकी अपील के ऊपर समात हो, जो कि उनको सज़ा हुई, तो उसके अंदर आप देख लें कि अगस्त के अंदर ये अपील फाइल हुई, अभी तक वो फिक्स ही नहीं हुई और उसके अंदर CM दी है हमने कि इस कन्विक्शन को ख़त्म किया जाए। ठीक है, और आप दूसरी तरफ देख लें कि ये जो इससे पिछला महीना था, अक्टूबर का बनता है, अक्टूबर के अंदर नवाज शरीफ साहब की वो अपीलें बहाल हुई, आज वो फिक्स थी। तो जो पहले अपील गई है, क्या वो फिक्स होनी चाहिए थी, या जो उसके बाद जो है, जो आप सबके सामने है कि वो किस तरह से इश्तिहारी हुए, मुल्क से 4 साल के लिए बाहर चले गए और प्रोटोकॉल से आ रहे हैं, या उसकी पहले होनी चाहिए? कानूनी तौर पर भी अगर देखा जाए तो उनकी पहले होनी चाहिए, नहीं हो रही। सो इस वक्त जो खुद ही आपने बताया कि इसका क्या माहौल बना हुआ है, थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर PTI, लेकिन आज उमैर नियाज़ी ने कहा कि PTI के तमाम रीजनल जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने इलेक्शन के लिए नाम भिजवा दिए हैं सेक्रेटरी जनरल को, वो सिफारिशात चेयरमैन PTI को पेश करेंगे। उसके बाद आपने अप्लाई किया वैसे टिकट के लिए? देखें, मैं तो इस तरह से अप्लाई अभी कोई नहीं इस तरह से हुआ, वैसे ही नाम हर जगह से गए हैं। और एक बात कही गई कि वुकला शायद ज़्यादा होंगे इस दफ़ा, तो मे बी यू विल बी अ कैंडिडेट। नहीं, देखें, खान साहब जो हुक्म करेंगे हम इंशाल्लाह हर तरह से तैयार। आप रेडी होंगे लड़ने के लिए? बिल्कुल लड़ने के लिए। लेकिन ये क्योंकि उसके बाद लोग गिरफ्तारियां शुरू होने के भी सुन रहे हैं। देखें, गिरफ्तारियां तो जो हैं वो तो पहले भी नहीं रुकी, और अगर आप ये देखें ना कि वकला को ज़्यादा मिलेंगे तो ये ज़रूर रखें, लोगों को जाने से रोक भी नहीं सकी, लोग चले भी गए छोड़ के, तो उसका फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा। आपकी पार्टी तो फिर आइसोलेटेड ही होती चली जा रही है। देखें, आइसोलेटेड होती जा रही है, लेकिन अगर आप ये देखें ना कि क्या लोग जो हैं वो इमरान खान से हट गए हैं, कौम हट गई है, पाकिस्तान की आवाम हट गई है। अगर 2, 4, 10, 15 आप ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं, स्टेक होल्डर को लगाएं 100 से भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस जगह के ऊपर जो भी उम्मीदवार आएगा वो बिल्कुल वाज़ेह लीड लेगा। और साइफर केस के अंदर 248 जो है कि वज़ीर आज़म को ऑफिशियल ड्यूटी जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो इस्तिस्ना हासिल है, वो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी या जो उन्होंने फ़ैसले के अंदर लिखा वो भी बड़ा वाज़ह कर रहा है कि किस तरह से एक ये फ़ैसला दिया गया है। बात बेल की हो रही है, जो मैं वहाँ पर रुक गया था और आप दूसरी तरफ चली गई थी। तीसरी और चीज़ भी इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि 5 और 9 के तहत या सज़ाए मौत है तो या फिर उम्र कैद है। तो इस तरह की जो दफ़ात हैं, ये इस तरह के जो दफ़ात लगाई जाती हैं, उनके अंदर जो है वो इस तरह से ज़मानत नहीं दी जा सकती। पहले तो आपने देखना है ना कि जुर्म है क्या। जुर्म क्या है कि बाहर से साइफर आता है और उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में खान साहब ने ये कहा एज ए वज़ीर आज़म कि धमकी मिली और हमारी हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या जुर्म है? कोई जुर्म नहीं था। राइट, शहराज़ा साहिबा, लग ये रहा है कि बहुत मुश्किल होगा PTI के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। आपकी क्या प्रेडिक्शन है और आपका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, देखें, पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि एक ज़माना था कि एक साथ बहुत सारे केसेस में उनको ज़मानत मिल जाती थी। कोर्ट जो थे उनका इंतज़ार करते थे और उनका टाइम बढ़ाया जाता था। तो वो वक्त भी हमने देखा है, और वो वक्त भी देखा है जब उनके लोग पहले बैठते थे और कहते थे कि फ़लाँ का ये है, ये अगले दिन नैब हाथ डाल देती थी। तो अब शख्सियत बदल गई है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ ये कि इलेक्टेबल्स से वो खुद जाके मिले, कुछ इलेक्टेबल्स इनके जो आखिरी दिन तक इनके साथ बैठे रहे वो IA पोजीशन पर IA में चले गए, IPP में, और जब उनसे बातें करो तो लगता है IPP नहीं, IA पकौड़े पकाएं, वो वाली बातें कर रहे होते हैं वो लोग। सब कुछ अच्छा है, तो ये थोड़ी सी ज्यादती कर दी आपने। ये खेल तो हम देख रहे हैं, हक के सियासत करने का ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि देखिए, जो 9 मई को हुआ किसी की भी आंख को अच्छा नहीं लगा। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो बेशक उनके, और जो किसी भी मुकदमे में है उस पर हमें कानूनी कार्रवाई चाहिए ना, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। और बाकी जब हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, तो फिर हम बात यही कर रहे हैं कि हर उस पार्टी को जिस पे अभी तक कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है उसको पूरा राइट है। ठीक। और
यही हमारी एक बात है कि हम ये बात कर रहे हैं। राइट, बट होगा जैसे क्या? मैंने कहा लाडले बदल गए हैं जी, लाडले बदल गए हैं, तो यही मैंने कहा है कि वो वक्त भी याद है और ये भी हम देख रहे हैं और हम इसीलिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस तर्ज सियासत लाडले के साथ नॉन लाडला भी है ना, एक लाडला है तो फिर नॉन लाडला है, लाडला बदलता है तो नॉन लाडला भी बदलता है। सो ये स्विच हो गई हैं पोजीशंस आपकी, आप ये कह रही हैं। बट इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच शहराज़ साहब फॉर जॉइनिंग अस एट 975 साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन होने तक अभी क्या होता है, क्या मंजरनामा बनेगा, क्या सियासी बसात बिछेगी, इसमें वक्त के साथ साथ हम तब्दीली भी आती हुई देखेंगे। लेकिन इस बात पर मौक़िफ़ यही है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होने चाहिए और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।